हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आज हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है बेटा। एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस करा दो ना, एमसी प्रैक्टिस तो करानी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस आप एमसीक्यू अच्छे से हिट नहीं कर पाओगे। तो हम आपके एमसीक्यू कुछ पास्ट ईयर के ले लिए हमने, कुछ मैंने कुछ और बनाए हैं कॉन्सेप्ट के लिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज आ जाओ। लेकिन एक थोड़ी सी क्या सिखाई थे मैंने, लास्ट एक एमसीक्यू की फर्स्ट सीरीज में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन था, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है ना। तो मैंने कहा एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, और माइनस बोल के यहाँ साइन कर दिया था। अरे भाई माइनस क्या, बड़ा बड़ा प्लस दिख रहा है। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं है सर यहाँ गलती है, यहाँ भी गलती हो रही है, बिल्कुल कमेंट नहीं है। एक बच्चे का आया, उसने कहा सर 7वां क्वेश्चन वापस समझा दीजिए। ये भी नहीं बोला बेचारे ने कि भी 7वां क्वेश्चन आपने गलत बता दिया, ये आंसर गलत है। या हो सकता है कुछ बच्चे बोल सकते थे एक 7वें का आंसर सर सी है, वो भी नहीं बोला। इसका मतलब दो चीज हो सकती है, या तो बच्चे एंड तक देखते नहीं, या देखते हैं तो उनको समझ में आता नहीं, जबरदस्ती देके जा रहे हैं। जबरदस्ती मत देखो भाई, कुछ चीजें बता रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करो आंसरों को, क्या गलती हो रही है कहाँ गलती नहीं हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक्चुअल में क्या है, मैं एक बेस बना के रखते हैं अपन, दिमाग में रहे भी ऐसी चीजें हमारे पास है, ऑलरेडी एक बिजनेस चालू है ना, या बिजनेस नया है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी हमारी। फिलहाल मेरी ये इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन में अपन क्या बोल सकते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट किसके बराबर है, दायित्व प्लस पूंजी के बराबर है एसेट। अब दायित्व में क्या है, सिर्फ एक दायित्व है हमारा, क्या, बैंक लोन। दूसरी है हमारी कैपिटल। इधर दो आइटम है, इधर कितना आइटम है, 1 2 3 और 4 आइटम है। ये दोनों फिक्स्ड एसेट है। क्या बेटा, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। ठीक है, और ये हमारी करंट एसेट। क्या है बेटा, करंट एसेट। करंट एसेट मतलब चालू संपत्ति। अब क्वेश्चंस आपको उल्टा पटक करेगा, घुमाएगा, चारों तरफ से घुमा घुमा के पटकेगा, देख लेना। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करता हूं, नो डाउट अच्छा से हो जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल में बैलेंस शीट अपलोड कर दी है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छे से एक बार बैलेंस शीट को रीड कर लीजिएगा, जिससे आपके अकाउंट इक्वेशन में भी हेल्प मिलेगी और आपके फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में भी हेल्प मिलेगी। चलो बचा जाओ, यहाँ आते हैं अपन, क्वेश्चन उठाते हैं आज का। निम्न में से क्या सही है, सही क्या है, दायित्व पूंजी प्लस संपत्ति। ये देखो पूंजी प्लस संपत्ति, क्या सर तेल मेल नहीं हो रहा। दायित्व प्लस पूंजी हो तो समझ में भी आया संपत्ति, ये सर नहीं है। पूंजी बराबर दायित्व, कभी कभी क्या होता है, मान लो एसेट इक्वल टू कैपिटल। ये हो सकता है कि भाई आदमी ने 10 लाख रुपए लगाए और वो 10 लाख खुद के ही थे, उसने बाहर से कहीं से भी दायित्व नहीं लिया। तो संपत्तियां बराबर पूंजी बराबर हो सकती है, एसेट बराबर कैपिटल एक टाइम में हो सकती है अगर उसने बाहर से लोन नहीं लिया। मान लो आज बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 10 लाख रुपए डाल दिए, 5-6 महीने चला, बाद में लोन की जरूरत पड़ी, लेकिन 5-6 महीने तो उसकी ये इक्वेशन चल गई ना, एसेट बराबर कैपिटल। तो सर या एसेट बराबर कैपिटल, एसेट बराबर कैपिटल या कैपिटल बराबर एसेट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देर का दायित्व जो गलत है, यहाँ एसेट होता तो समझ में आ जाता। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ये है, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो फर्स्ट अपनी इक्वेशन क्या है सर, एसेट इक्वल टू, बोलो, लायबिलिटीज माइनस प्लस सरप्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज ये प्लस कैपिटल, ये अपनी इक्वेशन है। अब कैपिटल पता करना है भाई, तो लायबिलिटीज को उधर डाल दो, लायबिलिटीज प्लस ये क्या हो जाएगी माइनस, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। अब कैपिटल किसके बराबर है, संपत्तियों में से दायित्व माइनस कर दो, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ये रहा सर सी आंसर। और ये संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, नहीं सर, संपत्ति क्या होगी, एसेट बराबर, ये जो इक्वेशन है ये वाली, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए सर, यहाँ माइनस गलत है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर राइट सर सी है। ओके सर, ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये राम 90,000 रुपए से व्यवसाय शुरू करता है, व्यवसाय शुरू करने की है भाई, और ये अपना ऑलरेडी व्यवसाय शुरू है, तो इसको तो एक बार साफ कर दो सर, इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं, कंप्लीट नई इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो राम हमारा 90,000 से व्यवसाय शुरू करता है, मतलब राम ने व्यवसाय में पूंजी डाली। ओके सर,
व्यापार में पैसा डालेगा तो क्या बढ़ेगी? कैपिटल। ओके सर, कैपिटल कितनी? सर 90,000 की कैपिटल। ठीक है, और बिजनेस में कैश कितना पड़ा? सर 90,000 का कैश पड़ा। कैश हमारी संपत्ति। एक ट्रीटमेंट को दो जगह लिखेंगे ना, कि कैश आया बिजनेस में और किस रूप में आया? कैपिटल में। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कैपिटल कितनी, सॉरी कैश कितना? सर कैश दिखाएंगे 90,000 और कैपिटल कितनी? सर 90,000। हो गया ना? तो हो गया ना, कैपिटल 90,000 और कैश आपका 90,000। ठीक है, फिर श्याम से उधार खरीदा, मतलब श्याम से खरीदा, श्याम से 23,000 का उधार माल खरीदा। माल खरीदते ही हमारे पास क्या आ गया? सर हमने माल खरीदा, हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक कितना? ये रहा देखो कैश, ये रहा स्टॉक कितना हजार का? सर 23,000 का। ठीक है सर, अगर उधार खरीदा, स्टॉक तो आ गया लेकिन उधार है, हमारा कैश कम नहीं हुआ, तो सर हमारा दायित्व तो बन गया यहाँ क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना है भाई? सर 23,000 का। ठीक है, लेखांकन समीकरण पर आधारित है। अगर लेखांकन समीकरण पर आधारित इन आंकड़ों को करें तो क्या होगा? तो सर ये तो है हमारी एसेट। एसेट कितनी होगी? 23 और 90, 1,13,000। इधर है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में नंबर 1 क्रेडिटर कितना? सर 23,000 प्लस कैपिटल कितनी? सर 90,000। तो ऐसी इक्वेशन दिख रही है क्या? बराबर से इधर 1,13,000, सर बराबर से इधर 1,13,000, एक दो जगह दिख रही है, यहां नहीं है सर, यहां नहीं है, दो आंसर तो गए। फिर सर 1,13,000 इधर है, 1,13,000 इधर है, लेकिन 1,13,000 जोड़ेंगे नहीं ना, कैपिटल तो हमें सेपरेट दिखाना ही दिखाना है। कैपिटल के अलावा खूब सारी दायित्व हो सकती है, लेकिन कैपिटल तो सेपरेट दिखानी ही दिखानी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटीज है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के खूब पार्ट हो सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज का दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रॉफिट्स और एक कैपिटल। तो भी ये कैपिटल वो भी आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ समझो एक बार, तो कैपिटल 90,000, 90,000 अलग से शो होना ही होना चाहिए सर। तो इधर का शो हो रहा है सर 1,23,000 एसेट, इधर तो है, इधर 90,000 भी है और 23,000 भी है, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने क्या करा? 1,30,000 इसने पूरा का पूरा जोड़ के दिखा दिया। इसका मतलब या तो इंटरनल हो गई 1,30,000 या एक्सटर्नल हो गई 1,30,000। तो भाई जीरो दायित्व, इस जीरो का मतलब होता है दायित्व जीरो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली फर्स्ट ये अपना आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। व्यवसायिक जब व्यवसाय में पैसा डालेगा, व्यापारी जब व्यापार में पैसा डालेगा 90,000, तो नंबर 1 दायित्व भोगना कैपिटल के रूप में। कैपिटल कितनी? 90। कैश कितना? 90। बस दोनों तरफ लिख दिया। उधार माल खरीदा, स्टॉक बढ़ेगा, लेनदार बढ़ेगा। तो एक तो लेनदार बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, इधर दो चीजें बढ़ी, इधर भी दो चीजें बढ़ी, इन दोनों को जोड़ के अपन क्या बोल सकते हैं सर? एसेट बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई। ये भी आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, मैंने ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराई है। नेक्स्ट आज कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण को प्रदर्शित करता है? संपत्ति। लेखांकन समीकरण को कौन प्रदर्शित करता है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस मालिक की क्षमता। आय को दिखाता है, रोकड़ को दिखाता है, चिट्टे को दिखाता है, किसको दिखाता है? एक मिनट बच्चों लोगों को होल्ड करना। हाँ भाई, वॉइस क्लियर है? वेट, ओके वॉइस क्लियर है। ठीक है बच्चों लोगों, अब देखिए संपत्तियां दायित्व प्लस मालिक की क्षमता है ना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज, मतलब कि ये क्या गया? दायित्व प्लस मालिक की क्षमता को बोलते कैपिटल। इससे हमें क्या बनती है सर? सर इससे बैलेंस शीट बनती है, ये रही बैलेंस शीट। इधर आएगी एसेट, सारी होगी जो एसेट, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज, ये तो व्यापार की लायबिलिटीज और ये बाहरी दायित्व खूब सारे होंगे यहाँ। इन दोनों की जोड़ क्या होगी? इन दोनों की जोड़ एसेट को रिप्रेजेंट करेगी। ये आता है अपना बैलेंस शीट में। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल्ड में आपको सिखा चुका हूं फर्स्ट टॉपिक में। सबसे पहला लेक्चर जो है अपना
अकाउंटिंग वर्कशॉप का, वहां जाके देखिएगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसका आंसर क्या है? चिट्ठा। ये बैलेंस शीट को प्रदर्शित करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, जो प्राइमरी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो बैलेंस शीट को प्रदर्शित करती है। तो नोट के लिए डालो एक और, कैपिटल प्लस प्रॉफिट। कैपिटल प्लस प्रॉफिट ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है सर ये आय विवरण। ये क्या दिखाते हैं? आय विवरण। आय आई है, यह दिखाती है समता। यह दिखाती है स्वामित्व समता। ये याद रखना, कैपिटल के अंदर अगर प्रॉफिट जुड़ जाए तो आय विवरण। नकद आया, नकद गया, ये रोकड़ प्रवाह विवरण। ये अपन बाद में अपन थोड़ी के सब्जेक्ट में कुछ लेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए क्वेश्चन, स्थायी संपत्ति को रुपए 6,60,000 में क्रय किया। ओहो हो, स्थायी संपत्ति को, मान लो हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट है, ऑलरेडी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसको शॉर्ट में भी करना सिखाऊंगा, पहले इसके बैकग्राउंड के साथ करते हैं। सर स्थायी संपत्ति को कितने में खरीदा? सर 6,60,000 में खरीदा। देखो दो तरह की संपत्ति होती है, ये रही आपकी फिक्स्ड एसेट, ये रही आपकी करंट एसेट। और फिक्स एसेट में कितनी है भाई? 6,60,000 से और ऐड हो गई, ठीक है। 1,20,000 का नकद भुगतान किया, ये यहां पर प्लस हो गई। कैश कितना कम हो गया? 1,20,000 से कैश कम हो गया। ये लो सर कम हो गया, ठीक है। तो फाइनली संपत्ति कितने से आई? 6,60,000 से। कैश कम कितने से हो गया? सर 1,20,000 से 20 गया 40, 5,40,000 यहाँ पर भाई टोटल 20 लाख में कितना बढ़ गया भाई? ये संपत्ति आई और ये कैश कम हो गया। यहाँ पर 10 लाख में से कैश गया, 1,20,000 कम हो गया। तो अब कैश कितना बच गया सर? 8,80,000 का कैश बच गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। और यहाँ पर फिक्स एसेट एक एक्स्ट्रा प्लस हो गई। तो अब अगर अपन देखा जाए तो 1,20,000 इस सब में से यहाँ तक तो जुड़ा है, और ये 1,20,000 कम हुआ है तो 8,80 हो गई। तो फाइनली यहाँ पर जो आएगा ये आपके आएगा भाई 5,40,000 से बढ़ जाएगा, तो 25,40,000 हो जाएगी। ये कुल संपत्तियां कितनी हो जाएगी? 25,40,000 हो जाएगी, ठीक है। रुपए नकद का भुगतान किया और शेष के लिए 60 दिन का बिल लिखा। शेष के लिए क्या बिल लिखा? 60 दिन का। 6,60,000 में से 1,20,000 अपन चुका चुके हैं। पीछे कितने बच गए सर? 5,40,000 रुपया। तो यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी, बैंक लोन तो है ही है, दूसरी दायित्व तो और आ जाएगा बिल्स पेबल का। कितना? 5,40,000 का। तो इधर भाई 20,40,000 की जगह, अब 20 लाख की जगह कितनी हो जाएगी सर? 25,40,000 हो जाएगी। देखिए बैलेंस शीट बराबर 25,40,000, 25,40,000, ठीक है सर। स्थायी संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता था? कैश पे क्या प्रभाव पड़ा? सर 10 लाख का कैश था, 1,20,000 दे दिया, पीछे 1,20,000 से कैश कम हो गया, पीछे 8,80,000 कैश बचा, ठीक है। स्थायी संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थायी संपत्ति तो सर पूरी 6,60,000 से बढ़ गई, तो ये 6,60,000 से बढ़ गई। मान लो पूछो कुल दायित्व में वृद्धि होगी, कुल दायित्व रहा ये, सॉरी कुल दायित्व रहा ये, दायित्व कुल कितना है? कुल दायित्व ये टोटल लायबिलिटीज, कुल दायित्व में कितनी वृद्धि होगी? तो 5,40,000 से होगी। पहले 20 लाख थी, 5,40,000 से हो गई। कुल संपत्तियों में वृद्धि होगी, कुल संपत्तियों में होगी ये रही कुल संपत्तियों में कितनी वृद्धि होगी? पहले 20 की थी, अब 25-40 की होगी। 5,40,000 से कुल संपत्तियों में वृद्धि हो गई। तो जितने से कुल संपत्तियों में वृद्धि हुई, कुल संपत्तियों के बारे में बताना है। कुल दायित्व में वृद्धि हुई, कुल दायित्व के बारे में बताए। दायित्व में कितनी वृद्धि हुई? सिर्फ दायित्व पूछे तो ये 5,40,000 दायित्व में वृद्धि हुई। ओके, ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को मैंने 2, 3, 4 और अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके पीजीटी 2013 का है। इस क्वेश्चन को और घुमाया जा सकता है। कैसे? स्थायी संपत्ति को कितने में खरीदा? सर 6,60,000 में, तो इधर 6,60,000। नकद कितना भुगतान कर दिया? तो माइनस कर दो 1,20,000। फाइनल टोटल एसेट्स कितनी हो जाएगी सर? 25,40,000। अब ये नहीं रहेगी सर, इन सब की एडलेस करें तो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 का कितना होगा? 8,80,000। आप जोड़ते करते रहना जी, जिस पे मैं गोला कर रहा हूं। ये अपनी फिक्स्ड एसेट। कोई और आई, ये एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 5 आइटम को जोड़। कैश था एक 10 लाख, 10 लाख में से 1,20 घट चुका है, बचे 8,80।
पीछे अब इन सब की टोटल करें, नई संपत्तियां कितनी होगी? 20,40,000। कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल मतलब टोटल एसेट, इसके बारे में पूछा है। तो कुल संपत्तियां कितने से बढ़ेगी भाई? पहले थी 20 लाख की, अब थी 25,40,000 की। कितने से बढ़ गई? 5,40,000 से बढ़ गई। तो आंसर है ये। फिर अधिकतर बच्चे कर देते 6,60,000। 6,60,000 से भाई इससे ही संपत्तियां बढ़ी है। कुल संपत्तियां कितने से बढ़ी है? 5,40,000 से कुल संपत्तियां बढ़ी है। ठीक है, ओके सर, यही क्वेश्चन होगा वापस। हाँ, इस सही संपत्ति को 6,60,000 में क्रय किया, 1,20,000 नकद भुगतान किया और शेष के लिए 60 दिन का बिल लिखा। कुल दायित्वों में कितनी वृद्धि हुई? अब संपत्तियां कितनी थी सर? 6,60,000 कुल संपत्तियां बढ़ी। कैश कितना दे चुके हैं? 1,20,000 कैश दे चुके हैं। ये हमने खरीद के लाए, ये हम दे चुके हैं। बाकी दायित्व कितना है सर? यहाँ पे बनेगा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना बनेगा भाई सर? 5,40,000 का। तो कुल दायित्व में प्रभाव क्या होगा? 5,40,000 का प्रभाव होगा, ये कुल दायित्व बढ़ेगा। आया समझ में? क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चंस में आपके कुल स्थायी संपत्तियों में वृद्धि कमी, चालू संपत्तियों में वृद्धि कमी, कुल संपत्तियों में वृद्धि कमी, बाह्य दायित्वों में वृद्धि कमी, कुल दायित्वों में वृद्धि कमी कैसे भी पूछ सकता है। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तब जाके 100% एक्यूरेसी आएगी। आपको लगता है हम तो बिल्कुल सही करके आए हैं सर, हमारा गलत हो गया। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लिए आगे चलो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट, ये रहा, इससे संपत्ति को 6,60,000 में उधार क्रय किया, कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो 6,60,000 में हमने क्रय किया, तो जो ये संपत्तियां थी, क्या कैश कम हुआ? सर नहीं हुआ कैश कम, क्योंकि हमने उधार खरीदी है। उधार खरीदी, दायित्व तो बन गया यहाँ 6,60,000 का, ये क्रेडिटर। अब इधर की जोड़ में कितना जुड़ जाएगा? 6,60,000, 20 लाख की जगह हो जाएगा 26,60,000। इधर भी कितना हो जाएगा? 20 लाख की जगह 26,60,000। कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल संपत्तियां कितने से बढ़ेगी भाई? टोटल संपत्ति, कैश आया, ये कैश तो गया ही नहीं, तो कुल संपत्ति पर यही प्रभाव पड़ेगा 6,60,000 का। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया, उधार इधर आ गया। अब देखो, मान लो, सोचो थोड़ा, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा अलग कर दूं, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा अलग कर दूं, हो सकता है मैंने कर रखा होगा। हाँ, कर रखा है। इसका आंसर तो यही है 6,60,000। 6,60,000 से बढ़ेगी, इधर 6,60,000 से क्रेडिटर्स अकाउंटिंग और बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्ति को 6,60,000 में नकद क्रय किया, स्थायी संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थायी संपत्ति को 6,60,000 में खरीदा और वो नकद खरीदा, स्थायी संपत्ति आई, नकद गया। अब बताओ भाई स्थायी संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे बोलेंगे सर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, संपत्ति आई, कैश गया, संपत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा जीरो। अरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है स्थायी संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना। स्थायी संपत्तियां कितनी खरीदी? 60 लाख, 6,60,000। कैश गया किया, नकद क्रय किया, हाँ सर 6,60,000। यहां पे हुआ प्लस, ये हुई माइनस, ठीक है। तो एक डब्बे में 6,60,000 डालो, उसी डब्बे में 6,60,000 निकाल दो। मान लो 10 लाख की रेज की पड़ी है, 6,60,000 आपने डाले और रेज की 6,60,000 निकाल दी, पीछे भाई 20 लाख ही पड़ेगा, तो टोटल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है स्थायी संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये रही फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं? फिक्स एसेट। इसके जैसा कुछ और फिक्स एसेट खरीदा, तो ये तो भाई 5 लाख का था, 30 लाख का था, 8 लाख का था, 6 लाख से बढ़ गया ना, तो फिक्स एसेट तो सर 6,60,000 से ही बढ़ेगी, स्थायी संपत्तियां तो उतने से ही बढ़ेगी। अब पूछे कुल संपत्तियों में, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक संपत्ति आई, दूसरी संपत्ति गई, भरपाई हो गई, कुल संपत्ति तो 20 लाख की रहेगी, कुल दायित्व 20 लाख के ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्नीचर को 60,000 रुपए में क्रय किया, 20,000 नकद भुगतान किया, स्थायी संपत्तियों में होगी। अब देखो 60,000 रुपए दिए, बच्चे क्या सोचते हैं? 60,000 का फर्नीचर खरीदा, 20,000 रोकड़ दे दिया, 20,000 कम हो गया, पीछे बच गया 40 का दायित्व हो गया, इधर 40,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो स्थायी संपत्तियों में होगी, स्थायी संपत्तियों में क्या होगी? ये फर्नीचर
स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट है। कितने का था? 3 लाख का। और कितने में खरीद लिया सर? 60,000 में खरीद लिया। तो यहाँ पर टोटल कितनी सर? 3,60,000। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब टोटल नहीं रही इसकी, ये टोटल होगी नहीं। अब ये नकद कितना दिया सर? 20,000 से हमारा नकद कम हो गया सर। नकद भी कितना बच गया? 9,80,000 बच गया सर नकद। 9,80,000। 9,80,000 सर हमारा नकद बच गया। ठीक है, अब एक जोड़ रह गई, ये इसको काट दो। अब इन सब का हिसाब किताब देखें तो 60,000 रुपए आपके पास संपत्तियों में ऐड हुए, 20,000 कम हुए। 60,000 ऐड हुए, 20,000 कम हुए, तो 20 लाख में कितनी बढ़ी सर? 40,000 ही तो बढ़ी। यहाँ प्लस हुई तो टोटल यहाँ पे कितनी होगी सर? 20,40,000। तो सर इधर क्या आएगा? 60,000 की संपत्तियां थी, 20,000 रोकड़ दे दिए, तो उधार कितने हैं भाई? उधार है सर 40,000। तो इधर कैरेक्टर कितने से आएगा? कैरेक्टर आएगा 40,000 से। तो तीनों को जोड़ लो, 20,40,000। यहाँ पे भी हो जाएगा 20,40,000। तो अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नकद भुगतान क्या है? स्थायी संपत्तियों में वृद्धि। ये रही आपकी स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 3 लाख का फर्नीचर था, 60,000 से 3,60,000 का हो गया। 5 और 3 60 8 80, मतलब स्थायी संपत्तियां तो सर बड़ी है। कितने से वृद्धि हुई है सर? 60,000 से वृद्धि हुई है। ये आंसर। इसी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है भाई। एक फर्नीचर को 60,000 में क्रय किया, 20,000 नकद भुगतान किया, संपत्तियों में होगी। तो अभी हमारा कितना था भैया? यहाँ 60,000 से बढ़ाया, यहाँ माइनस किया 20,000 से। तो फाइनली इस एरिया में 60,000 डाला, 20 निकाला, कितने से बढ़ी? 40,000 से बढ़ी। तो इस तरह संपत्तियां कितनी हो गई सर? 20-40 की हो गई, है ना। नकद भुगतान किया, संपत्तियों में होगी। संपत्तियों का मतलब कुल संपत्तियों में 20,000 से वृद्धि, 40,000 से वृद्धि, 60,000 से वृद्धि, इनमें से कोई नहीं सर। 40,000 से वृद्धि, कितने से प्लस होगा भैया? 20-40 हो गया। कि बाकी वाला उधार है, कैरेक्टर कितना? 40। इसमें भी किधर हो जाएगा सर? 40। इधर की टोटल 20-40। आ रहा है समझ में? सर ये बैलेंस शीट हमारे पास होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये हम दिमाग में इतना रखेंगे नहीं, बिल्कुल मत रखना। अब मैं करा रहा हूं टी अकाउंट से प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है, आपको बनानी है टी बैलेंस शीट। ये लो, जो जो लिखा हुआ है इसमें अंदर ड्राफ्टिंग कर दो। ये डाल देना टोटल, ये डाल देना टोटल। टोटल ये और ये आपकी बराबर होनी चाहिए, ये समझ लेना, ध्यान रखना। हर एक ट्रीटमेंट से ये बराबर होगी। अभी इसकी 0, इसकी 0। एक फर्नीचर कितने में खरीदा? 60,000 में। लिखो फर्नीचर अकाउंट। कितने में खरीदा? 60,000 में। 60 में खरीदा तो प्लस हो गया। 20,000 का नकद भुगतान किया, तो केस आया, केस गया सर? केस गया तो लिख दो कैश 20,000, ये गया। अब जो भी यहाँ संपत्तियों की टोटल थी, जैसे मेरे पहले कितनी थी सर? 20। तो ये आया और ये गया, पीछे कितनी हो गई? 40। तो इस 20 में कितनी बढ़ी? 40 से बढ़ी। तो मेरा यहाँ प्लस, ये संपत्ति आई, ये संपत्ति गई, तो यहाँ पे कितनी? 40,000। तो आप ध्यान दो सर, इधर जो संपत्ति आई है उसका 20,000 का भुगतान किया, तो एक दायित्व उत्पन्न हो रहा है, उधारी। उधारी कितनी हो गई? 60 का माल लेके आए, 60,000 का फर्नीचर लेके आए, मतलब माल मतलब फर्नीचर लेके आए, 20,000 उसको दे दिया। अभी बाकी कितना है सर? 40,000। लेनदार बन गया, क्रेडिटर्स अपना 40,000। देख लो इधर की टोटल भी कितनी सर? 40,000। अब क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन? पूछ सकता है कुल संपत्तियां कितने से बढ़ेगी? कुल संपत्तियां 40,000 से बढ़ेगी। कुल दायित्व कितने से बढ़ेंगे? 40,000 में बढ़ेंगे। लेनदार कितने से बनेगा? 40,000 से लेन देन बनेगा। कैश में कितनी वृद्धि होगी सर? कैश में वृद्धि क्या होगी? कैश में 20,000 से कमी होगी। ओके। फिक्स संपत्तियों में कितनी वृद्धि या कमी होगी? स्थायी संपत्तियों में 60,000 से वृद्धि होगी। पहले कुछ भी हो सकती है, 60,000 से प्लस हो गई। कैश पहले कितना भी हो सकता है, 20,000 से माइनस हो गया। कुल संपत्तियां पहले कितने भी हो सकती है, अब 20,000 से प्लस हो गई। कुल देनदार लेनदार कितने भी हो सकते हैं, अब 40,000 से लेनदार प्लस हो गए। टोटल दायित्व कितना भी था हमें नहीं पता, उसमें ये प्लस हो गया। तो भाई साहब ऐसे टी बैलेंस शीट बनाओ। आगे से मैं अब इस बैलेंस शीट के बनाने के बाद, एक हिस्ट्री बनाने के बाद, यहाँ बनाएंगे अपन टी बैलेंस शीट क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चे लोगों, आगे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त व्ययों का क्या प्रभाव पड़ेगा? अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओ सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो साल के अंत तक हो चुके हैं, चुकाए नहीं हैं। सेल्समैन काम कर रहा है बेचारा, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, 12 महीने के 1,20,000 बनते हैं। हमने 10 महीने का लाख रुपया पकड़ाया, फ्री कर दिया, 2 महीने का भी बाकी है। तो भाई साहब क्या होगा? दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? हम लिखेंगे इधर
ये तो है ही है पुराना का पुराना, हम इसके अंदर और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंसेस। कितना है सर? 10,000 के हिसाब से 2 महीने का कितना हो गया सर? 20,000। ठीक है सर। तो सर इधर 20,000 डालते ही अब इधर की जोड़ सर 20 लाख तो नहीं रही, नहीं रही, कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रहेगी। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। लेकिन भाई साहब दो ट्रीटमेंट होंगे ना हर एक चीज के। पैसा व्यापारी डालता है सर कैसे ही बढ़ता है, पूंजी बढ़ती है। उधार माल लेके आया तो स्टॉक बढ़ता है, लेनदार बढ़ता है। उधार माल बेचा तो सर स्टॉक ही बढ़ेगा, देनदार ही बढ़ेगा। इधर ही संपत्तियों की तरफ भी देनदार ही बढ़ेगा, स्टॉक माल ही बढ़ेगा। हाँ सर, तो ये क्या लपड़ा है? अब हम और क्या करें? अदत वह तो आ गया एक बार। दूसरी बार, अरे भाई खर्चा, खर्चा हमारे प्रॉफिट को घटाएगा। मैंने एक चार्ट बनाया था, फर्स्ट अकाउंट इक्वेशन की चार्ट को वापस रिवाइज करके देख लेना, आराम से पूरा देख लेना वापस, अकाउंट इक्वेशन अच्छी हो जाएगी। जब भी कोई खर्चा होता है, हर महीने सैलरी जा रही है 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, 10 महीने ही गई तो 1 लाख से आपने प्रॉफिट को घटा रखा है, 2 महीने का सैलरी देना बाकी है। लेकिन एक्चुअल में अगर 2 महीने से आपको प्रॉफिट तो घटाना ही पड़ेगा। इस साल के खर्चे इसी साल से घटेंगे, चुका भले ही अगले साल में रहे हो, लेकिन वो खर्चे किस साल के हैं? इस वर्तमान वर्ष के हैं, चालू वर्ष के हैं। तो इस साल के खर्चे इसी साल के प्रॉफिट को घटाएंगे। अदत होने की वजह से प्रॉफिट घटा रही, अब घटाएंगे क्या? या प्रॉफिट घटेगा तो फाइनल इफेक्ट किस पे जाएगा? पूंजी पे। तो पूंजी कितने से माइनस हो जाएगी सर? 20,000 से ये माइनस हो जाएगी। तो एक नई चीज डाल दी आपने प्लस में 20,000 और पूंजी को कर दिया माइनस में 20,000, तो वापस जोड़ में क्या होगा सर? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी टोटल तो वही रहेगी। तो भाई साहब नंबर 1, पूंजी में कमी होगी। बिल्कुल सर पूंजी में कमी होगी, हो रही है ना कमी? हो रही है सर। चालू दायित्व में वृद्धि होगी। बिल्कुल, ये रहा बैंक का दायित्व 6 लाख था, आउटस्टैंडिंग का दायित्व 20,000 और बढ़ गया, पहले नहीं था बढ़ गया, तो वो वृद्धि होगी सर। पूंजी में कमी होगी सर, चालू दायित्व में वृद्धि होगी सर। ये भी ऑप्शन राइट था, ये भी राइट था, लेकिन दोनों ही बात एक ही ऑप्शन में बोल रखा है। हम दो आंसर तो यहाँ दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो पूंजी में कमी हो रही है, चालू दायित्व में वृद्धि हो रही है, ये आंसर राइट है। समझ में आया? तो अद्वैत वय होगा, थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग लगाने के लिए, मैंने बता दिया। अजी नेक्स्ट, उपार्जित आय का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्रूड इनकम, हमने कमा ली सर लेकिन प्राप्त नहीं हुई, कहीं और पड़ी है। हमने एफडी कराई इस साल, 6 महीने का ब्याज हमें इस साल मिलना था, लेकिन इसका ब्याज तो अगले 7 साल बाद मिलेगा, लेकिन जब डबल होके आएगी। लेकिन अभी हमने इस 6 महीने में तो या इस साल तो एफडी कराई, उस साल का ब्याज हमें नहीं मिला सर, हमने कमाया तो इस साल ही है, तो बढ़ा दो ना भाई एक्रूड इनकम। तो मान लो एक्रूड, हाँ एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मान लो 1,000 ब्याज के कमाए आपने, इधर तो लिख दिया सर, पैसे तो आए नहीं, तो इधर 20 लाख 1,000 से बढ़ जाएगा सर। तो सर उधर से भाई पैसा कमा लिया है, आया नहीं, आता तो सर प्रॉफिट बढ़ जाता, वेरी गुड। एक्रूड इनकम, पीछे क्या लिखा हुआ है? इनकम। सर आया नहीं, आता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ता तो पूंजी बढ़ जाती, तो बढ़ा देना भाई 1,000 से पूंजी, तो इसमें प्लस कर दो ना 1,000 रुपया। तो इधर की जोड़ भी कितनी हो जाएगी? 20 लाख 1,000, इधर की जोड़ भी 20 लाख 1,000। तो क्या प्रभाव पड़ता है एक्रूड इनकम से? चालू संपत्तियां बढ़ती है और पूंजी बढ़ती है। आ जाओ आंसर। पूंजी में वृद्धि होगी, हाँ सर होगी। चालू दायित्व में वृद्धि होगी, दायित्व में वृद्धि क्यों होगी? चालू संपत्तियों में वृद्धि होगी। पूंजी में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। चालू संपत्तियों में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। इनमें से ये है ना आंसर, चालू संपत्ति। एक्रूड इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? चालू संपत्ति। एक्रूड क्यों? हमने आज कमाई है, अगले साल मिल जाएगी, भविष्य मिल जाएगी। जैसे आपने कहा 7 साल बाद मिलेगी, चालू का है भाई, कल एफडी तोड़ा दो, लिया हो पैसे, जरूरत पड़े तो हाथ मार्केटेबल सिक्योरिटी चाहिए, तुरंत एफडी तोड़ाई, पैसे लेके आए, ब्याज के पैसे आ गए। सही है कि नहीं है? ओके। तो भाई ये चालू संपत्तियों में वृद्धि होगी, इधर पूंजी में वृद्धि होगी, तो ये आंसर राइट। समझ में आ रहा है ना साथ ही साथ? ओके सर आ रहा है। ये बैकग्राउंड हमारे का यही काम आएगा, इसलिए मैं साथ ले रहा हूं इसको। 50,000 रुपए में 50,000 रुपए जो 10 माह का वेतन था, कितने महीने का वेतन था? ओहो 10 महीने का, वर्ष के अंत में चुकाया, साल के अंत में चुकाया, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओहो, वेतन खर्चा चुकाते हैं, पूंजी बढ़ती है, इनकम होती है, पूंजी घटती है ना बेटा? और सर ऐसा नहीं है तो
सर खर्चा करते हैं तो पूंजी घटती है, इनकम होती है तो पूंजी बढ़ती है। वेरी गुड, सही बात है। खर्चा कितना हुआ सर 50,000, कितने महीने का है 10 महीने का है, और ये आपने चुका दिया, हाँ सर चुका दिया, तो पूंजी घटा दो सर, ये लो 50,000 से पूंजी घटा दो, 50,000 से कैश घटा दो, चुका दिया ना आपने, हाँ सर चुका तो दिया, ठीक है। इधर से 50,000 कैश कम हो गया, इधर से 50,000 पूंजी कम हो गई, तो यहाँ टोटल कितना आएगा 19,50,000। इधर भी टोटल कितनी आएगी सर 19,50,000। बस अब क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर क्या प्रभाव, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा सर 50,000 से कम हो जाएगी, हाँ सर 50,000 से कम हो जाएगी, 10,000 से वृद्धि हो जाएगी, 60,000 से वृद्धि हो जाएगी। क्या है रे, क्या लपड़ा है रे, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया लोना, सॉरी बंदे ने। चलो आपको अब क्या समझ में आ रही है सर 50,000 से कमी हो जाएगी, लिखा हुआ है, आप यहां से ठोक के आ गए, गलत है। अरे सर गलत क्या है, इतना अच्छे से मिल गया ना 50,000, इधर कम हो गया 50,000। भाई चालू वर्ष के खर्चे जो बाकी है, चालू वर्ष कितने का होता है सर 12 माह का होता है, चुकाए कितने महीने का है सर 10 महीने का चुकाया है, 2 माह का आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो और डालो ना भैया आउटस्टैंडिंग, यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आएगा ना 50,000 कितने महीने का है सर 10 महीने का है, तो एक महीने का कितना हो गया 5,000 हो गया, 2 माह का बाकी है, 2 माह का कितना बाकी है सर 10,000, तो 10,000 से भाई आउटस्टैंडिंग खर्चा, और ये खर्चा होना बाकी है, चाहे खर्चा होना बाकी हो चाहे नहीं हो, किस साल का है सर इसी साल का है, इसी साल का खर्चा प्रॉफिट को घटाएगा पूंजी को भी घटाएगा, तो सर ये 10,000। अब इधर देखो, इधर तो है सर 19,50,000, क्यों कैश 50,000 ही गया, इससे ज्यादा गया नहीं, क्यों हमने चुकाए ही कितने हैं सर 50,000 रुपए ही चुकाए हैं, तो कैश तो 50,000 से ही कम होगा। 10,000 का दायित्व अभी भी चुकाना बाकी है, वो दायित्व में लिखना पड़ेगा। पूंजी कितने से घटी 50,000 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और घटाने पड़ेंगे, पूरा साल का वह घटाना पड़ेगा, तो पूंजी कितने से घटेगी भाई, दोनों मिलाकर सर 60,000 से घटेगी, कितने से घटेगी, ये दोनों मिलाकर 60,000 से घटेगी। ओके, ये पूंजी सर 60,000 से घटेगी। अब जो ये है 60,000 से वृद्धि होगी, ये नहीं होगी बेटा, 60,000 से कमी होगी, क्या होगी 60,000 से कमी, 14 लाख की जगह कितना हो जाएगा 13,40,000 हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, 6 लाख 13 लाख कितना हुआ 19,40,000, और 10,000 ये 19,50,000, 19,50,000 तो सही है सर हमारा, क्योंकि इधर 40 ही कम होगा, नहीं सॉरी इधर 50 ही कम होगा, तो 19,50, इधर भी 19,50। तो अब बैलेंस शीट में देखा जाए, अगर इसको बिल्कुल टी अकाउंट में करा दो सर, हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपए जो 10 माह का वेतन था वर्ष के अंत में चुकाया, वेतन चुकाया, खर्चा चुकाया, मतलब पूंजी कम होगी, इधर लिख दो। कैपिटल सर पता नहीं हमें कुछ भी थी उसमें से कम होगा क्या भाई, सैलरी कितने हजार से सर 50,000 से कम होगी, इधर से कैश सर 50,000 से कम होगा, ठीक है। लेकिन सर इधर एक दायित्व तो बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 10,000 का, और वो भी क्या किसको कम करेगा सर पूंजी को कम करेगा, लेस कर दो पूंजी को, और कितने हजार से 10,000 से पूंजी को कम कर दो, प्लस में कितना है, अब इधर की जोड़ कर लो इधर की जोड़ कर लो, बराबर आनी चाहिए। 10,000 का एक्सपेंसेस पॉजिटिव में है, 50,000 पूंजी कम करेगा, 10,000 पूंजी कम करेगा, इधर 60,000 माइनस 10,000 प्लस, 60,000 माइनस 10,000 प्लस, फाइनली माइनस कितना, लेस में कितना सर, लेस में तो आएगा 50,000 ही, लेस में कितना आएगा 50,000, इधर ही लेस में कितना आएगा 50,000। ये कॉमर्स के बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, आपको समझ में आ गया है ना।
फाइनली दायित्व में कमी कितनी आएगी सर? कुल दायित्व में 50,000 की कमी आएगी। इधर से कुल कैश में कमी कितनी आएगी? कुल कैश में कमी 50,000 आएगी। कुल संपत्तियों में कमी कितनी आएगी? 50,000 आएगी। यहाँ आ जाइए वापस मेरे बैकग्राउंड में। कैश में कमी कितनी आई सर? 50,000 की। कुल संपत्तियों में कमी कितनी आई सर? 50,000 की। नया दायित्व कितना खुलेगा अदायत्व का? 10,000 से। इससे भी पूंजी कम होगी। और कितना चुका दिया है उससे भी पूंजी कम होगी। खर्चे हो गए, उनको देखो। एक्सपेंसेस कितने थे टोटल? महीने का कितना आ रहा है सर? 5,000। तो 5,000 महीने का इंटू 12 महीने का हो गया 60,000। ये एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। इससे कैपिटल कम करनी है भाई। इसमें कैश पेड कितना है? कैश पेड सर 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना रह गया सर? 10,000। अब ध्यान से देखो, ये आपका कैश कम करेगा, ये आपका बैलेंस शीट में शो होगा लायबिलिटीज में। ये आपके कैश को कम कर रहा है और ये आपके कैपिटल को कम कर रहा है। ये 60 कैपिटल को कम कर रहा है। तो दिमाग में आपको क्या रखना है? जब भी कोई खर्चा हो, उस खर्चा को पूंजी से घटाना है। और वो खर्चा अगर बकाया है तो पूंजी से भी घटाना है, बकाया में भी लिखना है। नया खाता भी खुलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है। तो यहाँ पर 60,000 से क्या होगी? कमी होगी। ये कमी लिखा हुआ है मेरा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, चालू वर्ष के अंत तक के क्रय की आय, क्रय की आय 1,00,000 रुपए जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, मतलब कि एक्रूड इनकम सर। एक्रूड इनकम 1,00,000 इधर लिखेंगे सर। प्राप्त नहीं हुई तो अभी इधर की जोड़ कितनी हो जाएगी सर? 21,00,000। इधर की जोड़ कितनी हो जाएगी? 21,00,000। तो सर इधर की जोड़ भी कितनी कर दो सर? 21,00,000। 21,00,000 कर देंगे, बिल्कुल 21,00,000 कर देंगे। इधर की जोड़ भी सर 21,00,000 कर देंगे। तो सर इधर क्या बढ़ेगा भाई? क्या लिखा हुआ है? आय। आय है तो पूंजी बढ़ाओ, वह है तो पूंजी घटाओ, चाहे बकाया हुआ है तो भी पूंजी घटाओ। ये पूरी की पूरी 1,00,000 की एक्रूड इनकम थी, कमा ली, लेकिन हमें नहीं मिली, बाहर पड़ी है। तो हम यहाँ पुस्तकों में लेके आ रहे हैं, तो इधर 1,00,000 रुपए से बढ़ा दिया, तो इधर 1,00,000 से पूंजी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ली सर, 1,00,000 से पूंजी बढ़ा दी। 14 और 1 15, 15 और 6 21 हो गई 21,00,000। इधर भी 21,00,000। तो भाई आंसर क्या बोल रहा है? एमसीक्यू क्या आ रहा है? अभी तक प्राप्त नहीं की, चिट्ठे में दिखाई जाएगी। संपत्ति पक्ष में बिल्कुल ये रहा। एसेट पक्ष में दिखाई ना हमने? दिखाई सर, ये रही संपत्ति पक्ष में दिखाई। दायित्व पक्ष में बिल्कुल, दायित्व पक्ष में ये देखो पूंजी में से घटाई है, घटाई नहीं सर, जोड़ी। ओके। दोनों पक्ष में इसमें से कोई नहीं, इसको दिखाई जाएगी दोनों पक्ष में। नहीं भाई, दिखाई थोड़ी जाएगी दोनों पक्ष में। इसमें से तो पूंजी घटाई जाएगी, सॉरी जोड़ के अपन, या मैंने कोई और नई टर्म्स जोड़ी क्या? कुछ नई चीज आई क्या सर? नई चीज नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ पूंजी में ऐड कर दी। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दी? पूंजी बढ़ा के दिखा दी। इधर एक नई टर्म आई, तो सिर्फ ये संपत्ति पक्ष में आएगा। क्या आएगा? इसी सेम क्वेश्चन में मैंने 2 लिया। संपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी। ये जो आय है, एक्रूड इनकम, संपत्ति होती है, ऐसे होती है, ये संपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी। संपत्ति पक्ष में भी कौन सी संपत्ति पक्ष में? चालू संपत्ति में। किसमें? चालू संपत्ति में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यही क्वेश्चन है। चालू वर्ष के अंत तक के क्रय की आय 1,00,000 रुपए जो अभी तक प्राप्त नहीं की। आय थी 1,00,000 रुपए की क्रय की, जो हमने प्राप्त नहीं की लेकिन हमने कमा ली है। एक्रूड इनकम है सर, ये रही एक्रूड। एक्रूड इनकम कितनी सर? 1,00,000। लाइब्रेरीज में क्या करेंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे सर, 1,00,000 प्लस कर देंगे। ठीक है। संपत्ति सॉरी प्राप्त नहीं की, चिट्ठे में जोड़ी जाएगी। चिट्ठे में कहाँ जोड़ी जाएगी? संपत्ति पक्ष में। हाँ सर, ये रहा संपत्ति पक्ष जोड़ी जाएगी। दायित्व पक्ष में, ये रहा दायित्व पक्ष में। पूंजी में जोड़ी जाएगी, दोनों पक्ष में जोड़ी जाएगी। जोड़ी तो जाएगी ना। ये चालू संपत्तियों में जोड़ देंगे, अलग लिखा देंगे, और ये आपके पूंजी में जोड़ेंगे। जोड़ ना आए शब्द तो इधर जोड़ी जाएगी, इधर भी जोड़ी जाएगी, है ना। इनमें से कोई नहीं, दोनों पक्ष में, संपत्ति पक्ष में जोड़ी जाएगी, दायित्व पक्ष में भी जोड़ी जाएगी। इधर भी 1,21,000 हो जाएगा, इधर भी 1,21,000 हो जाएगा। अब पीछे वाला क्वेश्चन क्या था भाई? पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। चालू चिट्ठे में दिखाई जाएगी, मतलब पर्टिकुलर ये जो आय थी एक्रूड,
एक्रूड इनकम दिखाई कहां जाएगी? सिर्फ इसी इनकम के बारे में ही पूछा गया क्वेश्चन था। ये एक्रूड इनकम सर बैलेंस शीट के एसेट्स में, करंट एसेट्स में दिखाई जाएगी। किस में दिखाई जाएगी? करंट एसेट्स में दिखाई जाएगी। जोड़ी कहां कहां जाएगी? एक तो चालू संपत्तियों में जोड़ी जाएगी और दूसरा पूंजी में जोड़ी जाएगी। जोड़ी जाएगी तो दो आंसर, दिखाई जाएगी तो एक आंसर। जोड़ी जाएगी तो दो आंसर, दिखाई जाएगी तो एक आंसर। सर ये बहुत केमिकल अनबैलेंस है। केमिकल अनबैलेंस कुछ भी नहीं है बच्चे लोगों। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक ऐसा है, पूरे कॉमर्स का रिजल्ट है, अकाउंट्स का पूरा रिजल्ट है। जितनी अच्छी अकाउंट आएगी, इक्वेशन उतनी ही अच्छी आएगी। आप चिंता ना करें, मैंने बैलेंस शीट आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक बार बैलेंस शीट को रीड कर लीजिए अच्छे से। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे कोर्स पूरा करेंगे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन का वापस से ट्रीटमेंट बताएंगे। देखो सर इधर आ जाओ। इसका अगर अपन टी ग्राम भी बनाए ना, इधर ये सर एसेट, ये है लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में हमेशा एसेट इधर होती है, लाइबिलिटीज इधर होती है। तो एक्रूड इनकम है तो एक तो होती है फिक्स्ड एसेट, एक होता है सर इन्वेस्टमेंट, एक होती है भी अपने करंट एसेट, एक होती है अपने डेफर्ड एसेट। डेफर्ड एसेट या फिक्टिशियस एसेट मैंने उस पूरी बैलेंस शीट में सबके नीचे दी। इसमें देखो टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सब बता रखा है मैंने। अब करंट एसेट में क्या आएगी सर? करंट एसेट में जोड़ी जाएगी, देखो चिट्टे में दिखाई जाएगी, दिखाई दी यहाँ एक्रूड इनकम, यहाँ दिखाई जाएगी, यह दिखाई जाएगी। बस कितने हजार से थी, जो भी 1 लाख से थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल है मान लो कुछ भी, उसके अंदर ऐड कर लेंगे इक्वेशन में, तो एक्रूड इनकम। मतलब ये एक्चुअल में यहाँ नहीं दिखेगी सर। ये यहाँ पे क्यों नहीं दिखेगी? यहाँ पर नहीं दिखेगी, ये दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका। अभी बताते हैं आपको पी एंड एल में। किस में होगा? ये पी एंड एल का यहाँ होगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट से ऊपर आता है। मान लो कुछ भी था, यहाँ बाई करेंगे, बाई एक्रूड इनकम। यहाँ पर कितनी थी? 1 लाख। यहाँ पे था मान लो 2 लाख। टोटल कितनी हो गई सर? 3 लाख। इधर के खर्चे थे शायद 50,000, तो पीछे नेट प्रॉफिट कितना बच गया? नेट प्रॉफिट बच गया सर 2,50,000। तो कैपिटल में ऐड क्या होगा? 2,50,000। यहाँ पे सॉरी, कैपिटल में ऐड क्या होगा सर? कैपिटल में ऐड होगा नेट प्रॉफिट। कितना? 2,50,000। अरे सर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो 3 लाख था। यहाँ पर कितना था? 3 लाख। 1 लाख की एक्रूड इनकम, टोटल कितनी थी? 3 लाख की प्रॉफिट थी। सोचने की कोशिश करना। सर 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 ये मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट से लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं वापस शुरू से। रुको, इधर देखो। ट्रेडिंग अकाउंट, जब ये अपन फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये अपना पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे परचेज किया, शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी तक, 1 लाख का माल, उसको सेल किया 2 लाख में। प्रॉफिट कितना हो गया भाई? तो 1 लाख का माल 2 लाख में सेल किया, प्रॉफिट हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट। 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये अगले साल के पी एंड एल में जाएगा बाई पी एंड एल, मतलब बाई ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, कितने का सर? 1 लाख का। अब ये खरीदने बेचने से प्रॉफिट हुआ, ये हमारी ऐसी आय है जो खरीदने बेचने से, व्यापार के नेचर की नहीं है। व्यापार में माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, उससे जो आय होती है उसको बोलते हैं भाई नेचर ऑफ इनकम। जिस बिजनेस का जो नेचर है उससे इनकम आई। ये नेचर ऑफ इनकम नहीं है, ये इनडायरेक्ट रूप में हमने कहीं इन्वेस्ट किया, वहां का ब्याज है मान लो। तो एक्रूड हम यहाँ लिखेंगे भाई, एक्रूड इनकम कितनी सर? 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 2 लाख। 2 लाख में इधर मान लो कोई रेंट का, सैलरी का, ये सब खर्चे करके हो गए 50,000। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर? 1.5 लाख। ध्यान देना। तो यहाँ अपन कैपिटल में कितना लिखेंगे? सोचना, मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, अपने पास टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत लंबे चौड़े हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे अपन 1.5 लाख नेट प्रॉफिट। अब बताओ भाई बैलेंस शीट में क्या एक्रूड इनकम दिखाई जा रही है सर? नहीं दिखाई जा रही है। एक्रूड इनकम दिखाई जा रही है यहाँ पर 1 लाख से, ठीक है सर, ओके, दिखाई जाएगी 1 लाख से दिखाई जा रही है। लेकिन सर यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में से तो माल खरीदा, माल बेचा, उसका कितना प्रॉफिट था? 1 लाख। फिर टोटल 1 लाख का माल खरीदा बेचा प्रॉफिट, 1 लाख का एक्रूड इनकम का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 ये खर्च हो गए, नेट प्रॉफिट बचा 1.5 लाख का। इस 1.5 लाख में 1 लाख तो क्या है? एक्रूड इनकम है सर, और 50,000 क्या है? ये बिजनेस प्रॉफिट है सर, है ना।
तो भाई क्या हमने बैलेंस शीट में अलग से एक्रूड इनकम लायबिलिटीज में दिखाई क्या? सर अलग से नहीं दिखाई, हमने सीधी कैपिटल बढ़ाई, एज ए प्रॉफिट समझ के क्या बढ़ाई, सीधी कैपिटल बढ़ाई, बच गई थी तो हमने डायरेक्ट कैपिटल ही बढ़ा दी। आया समझ में कि नहीं आया? तो खातों में इस तरह से कभी भी बैलेंस शीट में एकदम से दोनों पक्ष में नहीं दिखाई जाती है। इधर एक्रूड इनकम सिर्फ संपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाएगा, है ना? तो दिखाई जाएगा, क्वेश्चन अलग है, यहाँ दिखाई जाएगा था और यहाँ पर जोड़ी जाएगी थी। तो दोनों पक्ष में, संपत्ति पक्ष में और दायित्व पक्ष में भी जोड़ी जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये दोनों पक्ष में जोड़ी जाएगी के लिए, इधर भी इधर भी। नेक्स्ट आ जाइए। चालू वर्ष के अंत तक किराए की आय 1 लाख रुपए अभी तक प्राप्त नहीं की, चिट्ठे में जोड़ी जाएगी। संपत्ति पक्ष में जोड़ी जाएगी, दायित्व पक्ष में जोड़ी जाएगी, चालू संपत्तियों में जोड़ी जाएगी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कहां जोड़ी जाएगी? इधर तो दिखाई जाएगी एक्रूड इनकम, जोड़ी नहीं, यहां दिखाई जाएगी। देखो बेटा गलत है, मिसप्रिंट है, दिखाई जाएगी, दिखाई जाएगी। दिखाई किधर जाएगी? एक्रूड इनकम संपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी, यहां पर, है ना? संपत्ति पक्ष में। गलत आंसर, गलत आंसर। सर चालू संपत्ति में दिखाई जाएगी ना। एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर ये है। कौन सा परफेक्ट आंसर है सर? चालू संपत्ति में। एक्रूड, देखो संपत्तियां कितनी होती है, ये देखो, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, फिड्यूशियस एसेट, यहाँ आता है कैश, डेटर, बीआर, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम कहाँ दिखाई जाती है? यहाँ करंट एसेट्स में दिखाई जाती है। मेरे वाली बैलेंस शीट जो दे रखी है उसको अच्छे से रीड करना, बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाता है इक्वेशन में, ठीक है? ओके सर, बैलेंस शीट अच्छे से रीड करना, कौन सी चीज कहाँ आती है उसमें सारा का सारा डिटेल दे रखा है। 2 पन्नों की बैलेंस शीट, उसको एक बार रीड कर लेना, आराम से जाएगा। और फिर मैं आगे आगे और इन चीज़ों के बारे में बताता जाऊँगा। अभी बताऊँगा मैं, एक बैलेंस शीट बना के देते हैं अभी, क्यों यहाँ, चलो ये है बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये आपके है ऑप्शन। इधर आती है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एडवांस पेड, एडवांस पेड, या इसको बोलते हैं प्रीपेड। अब इधर आते ही भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। ये तो ये करंट लायबिलिटीज के पार्ट है, ये भी करंट एसेट्स के पार्ट है। बात करो सर। हाँ भाई ठीक है, ओके। आज डेट क्या हो गई? आज डेट क्या हो गई? पूछ रहा हूं, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। डेट होगी 12। ओके, आगे भी समझ में कि कौन सी चीज कहाँ आती है कहाँ नहीं आती, मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दिया, ठीक है? अब आगे चलो, किसका था? हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो बड़ा क्वेश्चन, 50,000 जो 10 माह का वेतन था वर्ष के अंत में चुका दिया, दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई 50,000 का वेतन जो कितने माह का था? 10 माह का था। 12 माह का कितना होता है? 50,000 रुपये आपके 10 माह के थे, तो 1 महीने का कितना हो गया सर? 5,000। 12 में से 10 दे दिए, कितना महीने का बाकी है? 2 माह का आपके क्या है? आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो 5,000 इंटू 2 बराबर 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या था? ये सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने हजार से बढ़ेगी सर? ये आपके 10,000 से बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 50,000 से कम होगा,
एक्सपेंसेस कभी दायित्व नहीं होता, अगर आप नहीं चुका रहे हो टाइम पे तो दायित्व बनता है, चुका दिया वो गया। 10,000 से वर्दी होगी, ये रहा आंसर इधर। अब आपके इधर 20,10,000 हो जाएगा सर। तो सर इधर इधर भी हो जाएगा ना, इधर 50,000 से कम हो जाएगा, इधर आपकी पूंजी 60,000 से कम हो जाएगी। कुल खर्चे कितने थे, इधर देखो, कुल खर्चे थे आपके 60,000, जिसमें कैश पेड, जिसमें कैश पेड कितने कर दिए सर 50,000, बाकी कितने आउटस्टैंडिंग कितने हैं सर 10,000। तो ये 60,000 क्या करेंगे अपन भाई, माइनस करेंगे कैपिटल में से, और ये 50,000 क्या करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, कैश में से 10,000 क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से, नहीं लायबिलिटीज। तो ये 10,000 से खुल गई, ये 60,000, ठीक है। तो 60,000 कैपिटल में से कम हुआ और 50,000 इधर कम हुआ, और एक नहीं आ गई। तो 60,000, थोड़ी टोटल सही कर दे इसकी, इधर की टोटल अब कितनी रहेगी, इधर की टोटल रहेगी 19,50,000, इधर की टोटल भी रहेगी 19,50,000। सर कैसे रहेगी, एक तो 6 लाख, एक 10,000, 6,10,000, पूंजी 60,000 से कम कर दो, 13,40,000, 13,40, पूंजी कितनी रह गई सर 13,40, 13,40, 10,000 का दायित्व और कितना है अलग से पड़ा रहेगा, मतलब बैलेंस शीट में शो होगी बेटा यूँ ऐसे। अब इसकी बैलेंस शीट बनाऊँ मैं, कैपिटल कितनी है, कैपिटल सर 14 थी, माइनस कर दी 10,000, 10 के 14 लाख, फाइनली कितनी बच गई 13 लाख सर 40,000, ठीक है। लोन एंड लाइबिलिटीज कितनी थी, लोन एंड लाइबिलिटीज थी सर 6 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है सर 10,000, इसकी टोटल कर लो कितनी हो जाएगी, 19,50,000, 19,50,000। इधर आपके क्या था, लैंड और बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितने से 5 लाख से, स्टॉक सर 3 लाख से, ओके। फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर 3 लाख का था, सॉरी फर्नीचर। स्टॉक कितना सर 2 लाख का, कैश कितना सर, कैश 10 में से 50 गया, 9,50 का, 9,50,000 का। इसकी अगर टोटल करोगे तो आपकी आएगी 19,50,000, तो बराबर हो रही ना। हाँ, तो भाई साहब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। इधर से लाइबिलिटीज कितनी कम हुई, सॉरी एसेट कितनी कम हुई 50,000, इधर से भी एसेट कितनी कम हुई सर, सॉरी लाइबिलिटीज कितनी कम हुई सर 50,000, तब जाके दोनों की जोड़ बराबर हो गई। अब दिक्कत आ रही है कि दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दायित्व कितने से बढ़ेंगे, दायित्व तो सिर्फ भाई 10,000 से ही बढ़ेंगे। ये देखो पहले इसकी जोड़ कितनी थी पूरी की पूरी सर 20 लाख थी, अब 50,000 से कम हो गई। कम होने के कारण क्या है, आपने केस चुकाया, और चुकाया वो दायित्व नहीं था, वो सैलरी थी, वो खर्चा था। अब खर्चा हमारा टोटल होना कितना था सर 60,000 का खर्चा होना था, हमने चुकाया कितना सर, चुकाया तो 50,000 ही, बिना चुकाया हुआ कितना रह गया सर, बिना चुकाया हुआ 10,000 रह गया। 10,000 आपको अगले साल चुकाने हैं, तो अगले साल का दायित्व उत्पन्न कितने से हो गया, 10,000 से वृद्धि होगा दायित्व में। ये लायबिलिटी साइड 10,000 में नया खाता खुला, कौन सा खाता खुला, ये वाला आउटस्टैंडिंग, पहले कितना था ये था ही नहीं, ये वृद्धि हुई 10,000 की दायित्व पर। अगर क्वेश्चन आए कुल दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल दायित्व पहले कितने थे सर, कुल थे 20, अब कितने हैं सर 19,50, तो कितना फर्क पड़ गया 50,000 का, तो वह आंसर होता 50,000 का बड़े 50,000 इसमें, तो फिर ये होगा, फिर आता आंसर ये, कुल दायित्व में 50,000 का फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर वेतन जो था 50,000 का बाकी था, ये वेतन सॉरी 60,000 का बाकी था, 50 चुका दिया, पीछे 10 बच गया, तो दायित्व अभी 10,000 से बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, 50,000 रुपये जो 10 माह का वेतन था वर्ष के अंत में चुकाया, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, 50,000 से कम होगा क्या, नहीं सर ये तो 10 महीने की है, तो 6 महीने की कितनी हो गई, तो सर 50,000 भाग दे दो 10 महीने का, तो 1 महीने की कितनी आई 5,000 इंटू 12 महीने की कितनी होती है सर 60,000, तो पूंजी हम कितने से कम करेंगे 60,000 से कम करेंगे, तो पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 50,000 से कमी होगी, 10,000 से वृद्धि होगी, 60,000 से वृद्धि नहीं, यहाँ करो कमी, कमी होगी, मिसप्रिंट है।
क्या होगी भाई, 60,000 से कमी होगी। जब भी कोई खर्चा चुकाओगे मतलब प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट का फाइनल इफेक्ट कहाँ आता है, कैपिटल में आता है। तो इक्वेशन में आपके डायरेक्ट उस खर्चे को पूंजी से ही कम करना है। तो पूंजी कितने से कम होगी, 60,000 से कम होगी। आ गया समझ में। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 10,000 से खुलेगा, कैश आपका 50,000 से कम होगा। यहाँ की टोटल 1950 रहेगी, यहाँ की टोटल भी 1950 रहेगी। किस्सा खत्म। अब पूछा क्या है, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, 50,000 इंटू 10 माह का वेतन दिया, 50,000 दिए, पूंजी 50,000 से घटेगी। जितना अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने खर्चों का आए उस खर्चों से पूंजी माइनस होती है, जितनी इनकम आई उस इनकम से पूंजी प्लस होती है। लेकिन भाई ये खर्चा आपके 10 महीने का ही दे रखा है, पूंजी कम पूरे 12 महीने से होगी। तो 50,000 10 महीने का खर्चा है, तो 50,000 भाग दे दो 10 माह का, तो एक माह का खर्चा आ गया। हमें पूरे 12 माह का निकालना है पूंजी के लिए, तो 12 से गुणा किया 60,000 आ गया। तो 60,000 से पूंजी घटेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। 1,00,000 रुपए की लागत का माल 1,20,000 में उधार बेचा। दिक्कत क्या हुई, पहले इसको तो सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं। 1,00,000 रुपए की लागत का माल 1,20,000 में उधार बेचा। तो भाई साहब 1,00,000 की लागत का माल था, ये आपकी लैंड बिल्डिंग, ये आपका फर्नीचर, ये आपका स्टॉक। कितने का स्टॉक है, 2,00,000 का। इसमें से कम कितना हो गया सर, 1,00,000 का स्टॉक कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे लोगों, सर कोई दिक्कत नहीं। कितने में बेचा सर, उधार में बेचा। उधार बेचा तो कैटर खुल गया, लाइबिलिटीज खुल गई, है ना। अरे सर गलत जा रहे हो आप, हर बार लाइबिलिटीज क्यों खोल देते हो, सर गलत हो गया। बेचा है, खरीदा नहीं है, क्या है, बेचा है। तो हमारा देनदार बढ़ गया। क्या बढ़ गया, देनदार। हमने किसी को माल बेचा, स्टॉक कितने से कम हो गया, 1,00,000 से। लेकिन हमने उसको उधार बेचा, कितने में बेचा, 1,20,000 में। और फ्यूचर में भविष्य में 1,20,000 देगा। तो सर एक नई टर्म आ गई। अब हमारे पास कैश कितना बच गया, कैश सॉरी है स्टॉक बच गया 1,00,000 का। अब डेटर आ गया, डेटर्स कितने से आ गया, 1,12,000 से। तो भी अब हमें बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है सर। बैलेंस शीट में एक तो आपका रहेगा ये 5,00,000, 3,00,000, कितना हो गया, 5 3 8, 8 और कैश कितना बच गया सर 1,00,000। 5 3 8, 8 3 9, डेटर कितना आ गया 1,20,000, 9 ने 10, 10 20, 10 20 और 10 20 20, तो 20,20,000 से। और देखा जाए ना तो 1,00,000 का माल कम हुआ, 1,20,000 की उधारी का देनदार हो गया, तो 20,000 का फायदा हो गया। तो कुल संपत्तियों में वृद्धि कितनी होगी, हमने 1,00,000 का माल कम किया, उस आदमी से 1,20,000 लेंगे तो संपत्तियां कितनी बढ़ी, 1,20,000। एक संपत्ति है स्टॉक जो 1,00,000 से कम हुआ, दूसरी संपत्ति है देनदार 1,20,000 से बढ़ गई। एक डब्बे में 1,00,000 डालो, उसमें से 1,20,000 निकालो, सॉरी 1,20,000 डालो और 1,00,000 निकालो, 20,000 तो प्लस हो गया ना। तो संपत्तियां टोटल कितने से प्लस हो गई, 1,20,000 से। तो सर इधर क्या बढ़ेगा, माल की लागत कितनी थी 1,00,000, बेचा कितने में 1,20,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सर 20,000। इससे क्या होगा सर, कैपिटल बढ़ेगी 20,000 से। क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी 20,000 से। तो इधर की जोड़ भी कितनी हो जाएगी, 20,20,000। कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत। तो आ जाइए यहाँ पर, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूंजी 20,000 से कम हो जाएगी, 1,20,000 से वृद्धि हो जाएगी, 1,00,000 से वृद्धि हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। माल बेचा है तो भाई 1,20,000 से बढ़ जानी चाहिए, आंसर ही नहीं है। अगर यहाँ होता 1,20,000 से वृद्धि हो जाती तो अपना आंसर ही राइट होगा। इनमें से कोई नहीं, पूंजी 1,20,000 से बढ़ेगी भाई। अब आप पूंजी 1,20,000 से कम करके आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। सॉरी 20,000 से, 1,20,000 से वृद्धि नहीं होगी भाई। पूंजी तो 1,20,000 से नहीं, सिर्फ 20,000 से ही वृद्धि होगी। बी आंसर राइट नहीं है। ठीक है बच्चों लोगों, ओके। सिर्फ यहाँ 20,000 होता तो हो जाती, समझ में आया। अब देखो वापस पढ़ो। 1,00,000 की लागत का माल 1,20,000 में उधार बेचा। सबसे पहले 1,00,000 की लाख ये स्टॉक जो था 1,00,000 से कम हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। उधार बेचा तो कैश में ना आया ना गया भाई, उधार बेचा तो कैश तो बढ़ा नहीं। तो सर अब हम किसी आदमी से पैसा मांगते हैं, वो डेटर है ना, डेटर्स है कितने से, और स्टॉक कम हुआ भाई, हाँ ठीक है। डेटर कितने से भाई सर, 1,20,000 से। अब बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ रह गया 1,00,000,
अब क्वेश्चन इसके बारे में तो पूछा ही नहीं है भाई, पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछा है। पूंजी प्रॉफिट होता है तो बढ़ती है, लॉस होता है तो घटती है, ड्राइंग होती थी घटती है, ये आपको सबको पता है। तो माल कितने का था? 1 लाख का था, बेचा कितने में? 1,20,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट सर 20,000 का हुआ। तो पूंजी कितने से बढ़ेगी सर? 20,000 से बढ़ेगी। पूंजी कितनी हो जाएगी? 14,20,000 हो जाएगी। तो इधर की टोटल कितने से बढ़ेगी? 20 से बढ़ेगी। कुल संपत्तियां ही 20 से ही बढ़ेगी। तो आंसर फाइनली आपका इसमें से कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट, 1 लाख की लागत का माल 1,20,000 में उधार बेचा, दायित्व में होगी? दायित्व में कुछ नहीं होगा। 20,000 से कमी, 1,20,000 से वृद्धि, 1 लाख में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पूछो क्यों? दायित्व नहीं भाई, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, वही 1 लाख का स्टॉक कम हो गया, डेटर हमें देने वाला 1,20,000 वाला एक बन गया, पूंजी यहां पर 20,000 से बढ़ गई। दायित्व क्या हुआ? दायित्व तो कुछ नहीं हुआ। ये रहा लाइबिलिटीज, क्या कुछ हुआ क्या इसमें? ना बढ़ी ना घटी सर, कुछ नहीं। अगर यहाँ पर क्रय का होता, जैसे लागत का माल क्रय किया तो विक्रय वाला प्रॉफिट वाला ये सीन नहीं आता, तो इसमें से कोई नहीं। यह आंसर कंफ्यूज करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होता है, वो आर्ट साइंस के बच्चे 1 लाख में से 1,20,000 डिफरेंट आता है, 20,000 आंसर ठोक के आता है ये, या 1,20,000 से वर्दी, या ये कुछ ना कुछ ठोक के आते ही आते हैं भाई, कंफ्यूज करने के लिए सारा। समझ में आ गया? आ गया। दायित्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ दायित्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। चाय बनेगी बहुत अच्छी, इतनी सारी। हाँ भाई, 1 लाख की लागत का माल 1,20,000 नकद बेचा, संपत्तियों में होगी। इधर देखो, 1 लाख का माल, दिमाग में लगाओ ना, 1 लाख का माल कम हो गया, हमारे पास 50 लाख 10 लाख 20 जो भी माल पड़ा था, अभी इसमें कितना माल पड़ा है सर? 2 लाख का माल पड़ा है। 1 लाख की लागत का बेचा, तो पीछे कितना रह गया सर? पीछे रह गया 1 लाख का। ठीक है, 1,20,000 नकद बेचा सर, प्लस 1,20,000 हमारा कैश बढ़ गया। माल पड़ा था 1 लाख का, हमने दे दिया, हमारे गोदाम में 1 लाख का माल कम हो गया, हमने उसे पैसे काउंट किए, हमने गले में डाल दिए, गले में 1,20,000 बढ़ गया। तो फाइनली एक संपत्ति कम, इस ये सारी टोटल किसकी है? संपत्ति की टोटल है। एक संपत्ति कम हो गई, एक संपत्ति बढ़ गई। कम कितने से? 1 लाख से। बढ़ी कितने? 1,20,000 से। तो फाइनल इफेक्ट क्या आया? एक डब्बे में लाख निकालूं और 1,20,000 डाल दूं, फाइनली 20,000 से ही प्लस हुई ना। तो कुल संपत्तियां कितने से बढ़ी सर? 20 लाख से। तो टोटल कितनी हो जाएगी? सॉरी 20,000 से। टोटल कितनी हो जाएगी? 20,20,000 हो गई सर। इधर तो भाई 1 लाख का माल आपने कितने में बेचा? 1,20,000 में। क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पूंजी में जोड़ दो 20,000, इधर भी कितना हो जाएगा? 1,20,000। एसेट और लायबिलिटीज टोटल बराबर। संपत्तियों में होगी 20,000 से कमी, 1,20,000 से वृद्धि, 1 लाख में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20,000 से संपत्तियों में वृद्धि होगी, जो वृद्धि कहीं लिखा हुआ नहीं है। 20,000 से कमी ठोक के आते हैं बच्चे, वहां गलत हो जाता है। गर्म है ना अभी, समझ में आया? संपत्तियों में कितने से वृद्धि होगी? 20,000 से। पहले कितनी थी? 20 लाख, अब कितनी हो गई? 20,20,000। आया समझ में? अच्छे से आया? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1 लाख की लागत का माल 1 लाख में नकद बेचा। 1 लाख की लागत का माल 1 लाख लागत में और सॉरी नकद में बेचा, संपत्तियों में होगी। यहां से 1 लाख का माल कम हो गया, यहां पर 1 लाख का नकद बढ़ गया, संपत्तियां यही रह गई 20 लाख ही रह गई। ना तो 20 से कमी हुई, ना 20 से बढ़ी वगैरह, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा भाई। संपत्तियों में कोई प्रभाव नहीं हुआ। संपत्तियां कहाँ बढ़ी? नकद कितने से बढ़ा भाई? 1 लाख का माल था, माल कितने से कम हुआ? 1 लाख से। नकद पैसा मिला, कैश कितने से बढ़ा? 1 लाख से। तो कुल संपत्तियों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। लाख रुपए का माल गया, लाख रुपए रोकड़ आ गया, संपत्तियों में जीरो इफेक्ट। संपत्तियां 20 की 20 रह गई। तो अभी भी इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर यहां पे लिख दे इनमें से कोई नहीं, जगह क्या होगा? शून्य प्रभाव, ये भी हो सकता है ना, शून्य प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं हुआ। नेक्स्ट चलो, इससे संपत्ति को 6,60,000 में क्रय किया, कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओहो, क्रय किया, इसका मतलब क्या हुआ भाई?
उधार नहीं सर, उधार होता तो पार्टी का लिखा होता या उधार लिखा होता। क्रय किया मतलब रोकड़ क्रय किया। इधर 6,60,000 से स्थायी संपत्तियां बढ़ गई, है ना, और इधर से कैश 6,60,000 से कैश घट गया। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। 20 लाख का 20 लाख, ऐसा कैसा है? 1,20,000 से बढ़ेगी, 5,40 से बढ़ेगी या 6,60 से? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल ये की ये रहेगी, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी ये की ये रहेगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर रहेगी। पूछो क्यों? ये अपने संपत्तियां हैं, इस संपत्तियों में 6,60,000 डाला और 6,60,000 कैश निकाल दिया। 6,60,000 का फिक्स संपत्तियां डाली, 6,60,000 की चालू संपत्तियां मतलब कैश निकाल दी। 6-7 डब्बे में डालो, 6-7 डब्बे में डाल निकाल दो। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी डब्बे में 6,60,000 डाले, उसी डब्बे से 6-7 निकाल लिए। क्या फर्क पड़ा? वो कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, स्थायी संपत्ति को 6,60,000 में क्रय किया, कुल संपत्तियां बढ़ेगी। कुल संपत्तियां कितने से बढ़ेगी? भाई सर कुल संपत्तियां ये हुई, अभी हमने देखा 6,60 और यहाँ पर 6,60। क्वेश्चन को करेक्शन कर दो, कुल संपत्तियां स्थायी संपत्तियां करो। सेम क्वेश्चन हो गया ये तो। स्थायी संपत्तियां बढ़ेगी। स्थायी संपत्तियां कितने से बढ़ेगी? लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर ये स्थायी थी, और एक और फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी। स्थायी संपत्तियों को 6,60,000 में खरीदा, कैश जरूर 6,60,000 से कम हुआ है। एक चालू संपत्तियां कम हुई है, ये स्टॉक वगैरह क्या होती है? चालू संपत्ति होती है। ये अभी इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। स्थायी संपत्तियां कितने से बढ़ेगी? स्थायी संपत्तियां सर जितनी स्थायी संपत्तियों से खरीदी उतने से बढ़ेगी। सी आंसर राइट। समझ में आया? फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदते हो, मान लो 10,000 का एक फर्नीचर था, फर्नीचर खरीदा, 10,000 कैश दे दिया, तो फर्नीचर आ गया, कैश गया। अब मैं आपको फर्नीचर में क्या होगी? सर फर्नीचर में वृद्धि होगी। फर्नीचर का स्थायी संपत्ति लगा लो, स्थायी संपत्ति खरीदी, नकद 10,000 दिए, 10,000 की स्थायी संपत्ति खरीदी, तो स्थायी संपत्ति में क्या हुआ? स्थायी संपत्ति बढ़ी सर। मैंने ये थोड़ी पूछा कुल संपत्ति, कुल संपत्ति का क्वेश्चन नहीं था इस बार। स्थायी संपत्ति में क्या होगा? स्थायी संपत्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं मुझे याद नहीं, बाकी का क्वेश्चन आपको देता। स्थायी संपत्तियों के 6,60,000 रुपए में उधार क्रय किया, कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इधर देखो 6,60,000 में उधार खरीदी, तो फिक्स्ड एसेट्स इधर आ गई। कितने? 6,60,000। उधार खरीदी, इधर आ गया क्रेडिटर, लेनदार 6,60,000 से। तो इधर की जोड़ कितने से हो जाएगी सर? 26,60,000 हो जाएगी। ये 20 लाख नहीं रहेगी, ये 20 लाख नहीं रहेगी। अब ये सब जोड़ के कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये पांचवा आइटम, ये भी सर 26,60,000 से हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल संपत्तियां पहले कितनी थी? 20, अब कितनी होगी? 26 60, तो 6,60,000 से बढ़ेगी। कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 6,60,000 का प्रभाव पड़ेगा। ओके। कुल दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल दायित्व पर भी यही प्रभाव पड़ेगा। बाह्य दायित्व कितने उत्पन्न होंगे? बाह्य दायित्व भी इतने ही उत्पन्न होंगे। लेनदार कितने से बढ़ेगा? लेनदार इतने से बढ़ेगा। मान लो इसमें लिखा हो 60,000 का नकद भुगतान किया, तो 6,000 का लेनदार हो जाता, 60,000 कैश कम हो जाता। इनमें से कौन सी संकल्पना सही है? निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सही है? पूंजी, पूंजी क्या होती है भाई? पूंजी ये रही, लाइबिलिटी उधर भेज दो, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस, बोलो रे लाइबिलिटीज, बोलते ही नहीं है बच्चे, लाइबिलिटीज है क्या? पूंजी बराबर संपत्ति प्लस, सर ये तो प्लस, ये गलत है सर, ये माइनस होना चाहिए था, गलत है। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, संपत्ति माइनस दायित्व, ये सही है। संपत्ति प्लस दायित्व, संपत्ति प्लस दायित्व, ये भी गलत है। पूंजी दायित्व माइनस संपत्ति, ये भी गलत है। फाइनली आंसर बी राइट है। ये इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये आपकी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? सही है तो कर लिया, सही नहीं है वाला देखो। परिसंपत्तियां मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो क्या आती है? समता मतलब कैपिटल। सही है क्या? अरे सर ये तो सही है। टोटल एसेट्स देखो, तीन इक्वेशन नहीं बनती है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर पता करना हो कैपिटल का तो एसेट माइनस लायबिलिटीज, अगर पता करना हो लायबिलिटीज का तो एसेट माइनस कैपिटल। ये तीन इक्वेशन ही होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली तो है परिसंपत्तियां एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या होती है? कैपिटल। समता मतलब कैपिटल, तो ये बोल रहा है।
ये बोला, ये सही है। परिसंपत्तियां माइनस दायित्व बराबर दायित्व, ये क्या हो गया? परिसंपत्तियां प्लस दायित्व, एसेट मिसप्रिंट है भाई इसमें। तो फिर एक दायित्व प्लस समता, दायित्व में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बराबर परिसंपत्तियां, दो आंसर राइट हो गए ना। फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, टाइपिस्ट ने किया होगा कुछ प्लस माइनस में गलती कर दी। पूरा ही क्वेश्चन दो आंसर गलत आ रहा है, दो आंसर राइट आ रहे हैं, पूरा ही क्वेश्चन गलत है बेटा, इसको क्रॉस कर देना। या इसको सुधारना हो तो मैं सुधारा हूँ क्वेश्चन सही, वापस रुको, यहाँ पे करो संपत्तियां माइनस दायित्व बराबर समता, ये भी समीकरण सही हो सकता है। परिसंपत्तियां बराबर, देखो ये समता बराबर परिसंपत्तियां माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, एक माइनस कर दो, या माइनस कर दो ये भी सही हो जाएगा। दायित्व प्लस समता बराबर परिसंपत्तियां, ये भी सही, फिर ये भी सही, ये भी सही। तो फिर परिसंपत्तियां माइनस करते हैं दायित्व, तो दायित्व नहीं आता, यहाँ पर आती फिर कैपिटल। सिर्फ एक करेक्शन कर लेना, ये प्लस जगह माइनस कर लेना, फिर ये आंसर आपका समीकरण सही नहीं है वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्यवसाय की पूंजी कितनी है? 4,000, दायित्व कितने? 3,000, संपत्तियां होगी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये क्या है? कैपिटल 4,000, लाइबिलिटीज कितनी सर? 3,000, दोनों को जोड़ो 7,000, पूछा क्या है? ये आंसर। नेक्स्ट, ये घुमा को फेरा पूछेगा, व्यवसाय की कैपिटल कितनी है? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी है सर? 4,000, संपत्तियां कितनी है सर? 7,000, सॉरी 7,000, दायित्व कितनी होगी? लाइबिलिटीज कितनी होगी? इसको उधर भेजेंगे, प्लस की माइनस हो जाएगी, तो 7,000 में से माइनस कर दो 4,000। दायित्व पूछा ना, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, एसेट कितनी? 7, लाइबिलिटीज कितनी, सॉरी है कैपिटल कितनी? 4, तो लाइबिलिटीज कितनी? 3, आंसर ये रहा। व्यवसाय की दायित्व कितने हैं? लाइबिलिटीज कितनी? 4, संपत्तियां कितनी? 7, तो पूंजी होगी कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज, इसमें से ये घटा दो 3,000, आंसर। यदि व्यवसाय के पास निम्नलिखित संपत्तियां और दायित्व हो तो व्यवसाय की पूंजी ज्ञात कीजिए। आ जाइए भी हमारे टी अकाउंट में। हाँ, बैंक में जमा, बैंक वाला एसेट और ये लाइबिलिटी। बैंक में कितना सर? बैंक में है आपका 7,500, ठीक है। देनदार डेटर भी इधर आएगा एसेट में, डेटर कितने हैं सर? 2,500, ठीक है। प्लांट कितना है सर? प्लांट भी एसेट है 1,000। लेनदार किधर आएगा? क्रेडिटर किधर आएगा भाई? 2,500 इधर आएगा, ठीक है। ऋण कितना है? लोन है लाइबिलिटीज, लोन है लाइबिलिटीज कितनी? 50,000 रुपया, ठीक है। तो क्या ज्ञात करनी है? व्यवसाय की पूंजी ज्ञात करनी है। तो भाई इधर की टोटल बैलेंस शीट, इधर की टोटल बराबर होती है। इधर की टोटल कितनी? 7,500 और 2,500, 10,000, 11,000। इधर की टोटल कितनी सर? 11,000। तो इधर की टोटल भी कितनी आनी चाहिए सर? 11,000 आनी चाहिए। 11 में 5,000, 6, 7, 7,500 निकाल दो, तो आंसर कितना आएगा बेटा कैपिटल का? कैपिटल जिसको बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, शायद 3,500, 5 दिन 8, 9, 10, 11, सही है 3,500। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला। इस 11 लाख में से ये दोनों माइनस कर दिए तो कितना बचा? ऊपर लिख दो, वो कैपिटल है, तो इधर की 11, इधर 11 बराबर हो जाएगी। है क्या 3,500? ये रहा सर आंसर। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ बैलेंस शीट एसेट की चीजें दे दी, कुछ लाइबिलिटी दे दी, आपसे कैपिटल पूछ लिया। कैपिटल दे दे, इधर इधर आंसर डिफरेंट होगा, वो ड्राइंग भी हो सकता है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। अल्लो यार, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए छोड़ना था मुझे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम टू सेम, बता दें सर? बता दो, बना दो एक सेम क्वेश्चन है। यदि व्यवसाय के पास निम्नलिखित दायित्व हो तो व्यवसाय की पूंजी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके जगह मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, इसके जगह मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। इसमें बैंक आपके पास है 10,000, डेटर आपके पास है 20,000, पेटेंट, पेटेंट आपके पास है 10,000,
प्रोविजन, प्रोविजन आपके पास है 20,000, कैटर आपके पास है 10,000। अब बताओ भाई कैपिटल कितनी, कौन सा बच्चा बताएगा तो सोच लूंगा उस बच्चे ने मेहनत की है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसके जगह अब आंसर मैं नहीं बता रहा, आंसर आप लोगों को बताना है और आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे तब मुझे पता चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इसको कमेंट में दोगे, जिसको पता नहीं है वो मुझसे पूछ लेना, है ना। ये भाई साहब कितना है आपको, पैटर्न 10,000 है भाई, पैटर्न कितनी है 10,000। बैंक, बैंक 10,000, डेप्टर 20,000, पेटेंट आपके 10,000, प्रोविजन आपके 20,000, कैटर आपके 10,000। ठीक है, तो कैपिटल बतानी है मुझे, कैपिटल कितनी है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। अब जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा, एंड तक देखेगा, मन लगा के देखेगा, तो उसको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, वो आंसर भी बोलेगा। फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की अब कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, आपको कोई डाउट आ जाता है तो अपन हम आज से एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आप क्वेश्चन भेजो, अब हम आपको डाउट सॉल्व कराएंगे, है ना। या ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, इससे हम परेशान हो जाएंगे, आपको कोर्स टाइम पे नहीं करा पाएंगे। आप कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिए। ठीक है बच्चों लोगों, आज के लिए इतना ही। थोड़ी तबीयत अस्वस्थ थी, आज के आज ये वीडियो मिलेगा आपको अर्ली मॉर्निंग, आपको पोस्टिंग का एक टॉपिक मिलेगा, उसके एमसीक्यू मिलेंगे। पोस्टिंग एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी, मतलब फिर अपन कैश बुक उठाएंगे, सब्सिडीज बुक उठाएंगे, सब्सिडीज बुक भी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। फिर हम सीधा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट उठाएंगे, जो आपके सिलेबस का एक नया पार्ट होगा। पोस्टिंग, लेजर, कैश बुक, ये आपकी जो बुक है वगैरह, ये अकाउंटिंग प्रोसेस, एक वर्ड आ गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है, तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। फाइनल अकाउंट से पहले क्या क्या चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके आएगी, गारंटेड। ठीक है, माफ़ करना बंदे लोगों, दिल्ली की एक कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग में 6 बजे या 12 बजे, कल एक दिन में दिल्ली, एक रख लो दोपहर में 12 बजे और एक इवनिंग में 8 बजे, 2 वीडियो आएंगे। एमसीक्यू की मेरी इच्छा होगी तब अपलोड कर दूंगा, चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके चलते ही चलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, शुक्रिया। अच्छा लगा तो कमेंट करो, बुरा लगा तो लाइक करो और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, बाय बाय।